नमस्कार, पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तराखंड में लगने वाली जंगलों में आग बार बार चुनौती पैदा करती है। बता दें आपको कि उत्तराखंड में आग लगने की जो घटनाएं हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। जैसे जैसे पारा चढ़ता है, वन भूमि के बड़े हिस्से आग की चपेट में आ जाते हैं। इससे जैव विविधता, वन्य जीव और इलाके में रहने वाले लोग खतरे में पड़ जाते हैं। एक बार अब गर्मी आ चुकी है और जंगल में आग का खतरा सिर पर है। इस मुश्किलों से निपटने के लिए उत्तराखंड वन विभाग ने SOP यानी मानक संचालन प्रक्रिया शुरू की है। ये अब सभी जिलों में लागू है। वन अधिकारियों को इलाके में बने रहने, तत्काल और लगातार हालात पर नजर रखने और आग की चेतावनी पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक उत्तराखंड के गांवों में जंगलों में लगने वाली आग के खतरों के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इलाके में पिरुल नाम से जाने जाने वाली सूखी चीड़ की पत्तियों को जंगलों में लगने वाली आग की मुख्य वजहों में से एक माना जाता है। प्रशासन ने इनसे निपटने के लिए नई फसल का ऐलान किया है। वहीं वन विभाग ने जंगलों की आग से निपटने के लिए नई तकनीक का सहारा लेना भी शुरू कर दिया है। विभाग अब फॉरेस्ट फायर उत्तराखंड मोबाइल एप्लीकेशन से वनाग्नि पर नियंत्रण रखने का प्रयास करेगा। फॉरेस्ट फायर उत्तराखंड मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए आग की घटनाओं की त्वरित सूचना मिल सकेगी। इस ऐप से हजारों वनकर्मियों और स्वयंसेवकों को जोड़ा जाएगा जो फायर सीजन के दौरान एक्टिव रहेंगे। इनके अलावा लोग भी इस ऐप से वनों में लगी आग की सूचना दे सकते हैं, जिससे वनाग्नि के मामलों को वक्त रहते ही कंट्रोल किया जा सके। और इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ राजेश जी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आपका सर। हमारे साथ प्रतिमा सिंह जी जुड़ गई हैं जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। आपका मैम बहुत बहुत स्वागत है। और JP मैथानी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पर्यावरणविद हैं। आपका भी बहुत स्वागत है JP मैथानी जी। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत हम राजेश जी के साथ करते हैं। राजेश जी, देखिए, लगातार हम देखते हुए आ रहे हैं कि जंगलों में आग लगने की घटनाएं आम सी है। उत्तराखंड में जब जब गर्मी आती है जंगलों में आग लगती है। लेकिन ऐसे में अब सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है, वन विभाग की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है कि और आपदा विभाग की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है, जिससे कि इस तरह की घटनाओं को वक्त रहते ही कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जाए। नेहा जी, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारा उत्तराखंड है, देवभूमि उत्तराखंड है, इसका 71% जो हिस्सा है, भूमि का जो हिस्सा है, वो वन से भरा हुआ है। और जब हम वनों की बात करते हैं, पर्यावरण की बात आते हैं, तो हमें समझ आता है कि उत्तराखंड की अधिकतर इस देश में अगर ऑक्सीजन का संचार हो रहा है तो उसमें उत्तराखंड का भी बहुत बड़ा योगदान है। इसके बाद वर्तमान में जो पूर्व में प्रतिवर्ष हर समय वनाग्नि की घटनाएं बढ़ती रहती थी, लोगों को परेशानियां होती थी, कई जान माल का नुकसान होता था, पशु पक्षी, ऐसे दुर्लभ पशु पक्षी जो वनों में आग की भेंट चढ़ जाते थे, तमाम वन संपदा को नुकसान होता था। तो ये तमाम परेशानियों को देखते हुए निरंतर हर एक बार सरकार को एक नया अनुभव होता है और उन अनुभवों से एक नई सीख मिलती है और आगे उस व्यवस्था को कैसे ठीक करना है उसके लिए एक विचार तैयार होता है। तो इस समय की जो व्यवस्था हम देख पा रहे हैं, जैसे अप्रैल के महीने में या मार्च के बाद से ही देखा जाता था अधिकतर पहाड़ों में कि वनाग्नि की घटनाएं बहुत ज्यादा आती थी। इस वर्ष आप नोटिस कर रहे होंगे कि वनाग्नि की घटनाएं बहुत मामूली सी है और अधिकतर जगहों पे जहां से ज्यादा रिपोर्ट आती थी वहां है नहीं। पूर्व में इसके लिए जो प्रयास किए गए सरकार के द्वारा, वो मैं बताना चाहता हूँ। पिछले 6 माह से लगभग वन विभाग को जो निर्देश दिए गए थे उसके अनुसार हर गांव में जाके वन विभाग समय समय पे मॉक ड्रिल कर रहा है। वहां के युवाओं को, महिलाओं को, ग्राम पंचायत को और सरपंचों को, सबको इस समय ये समझाया जा रहा है कि अगर वनाग्नि
का किसी समय ऐसा मौका आ जाता है तो आपने इसकी तैयारी किसी तरीके से करनी, तो जागरूकता अभियान मॉक ड्रिल के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर निरंतर चल रहा है। उसके बावजूद राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण है उसके द्वारा भी, जो केंद्रीय प्रबंधन है उसके द्वारा भी हमारे राज्य की जो पूर्व में जिस तरह से वनाग्नि से नुकसान होता था उसकी समीक्षा करते हुए उनके द्वारा भी सहायता के रूप में हमारे प्रदेश की जो रिपोर्ट गई है उसमें भी उनकी तरफ से विशेष और अत्याधुनिक उपकरण हमारे प्रदेश को इस अगले महीने, जहां तक मेरी बात जो मैं पढ़ पाया उसमें मुझे समझा, अगले माह तक हमारे को वो अत्याधुनिक पूरे उपकरण भी मिल जाएंगे जिससे वनाग्नि से समय से पहले ही काबू पाया जाए। इसके बाद जो आपदा, जो ये फायर मैनेजमेंट कमेटी का एक नया स्वरूप वन विभाग के द्वारा प्रत्येक गांव को दिया गया, उसमें ग्राम प्रधान, सरपंच, महिलाएं, युवा मंगल दल, इन सबको एक साथ जुट कर जैसे भी अगर कभी ये समस्या आती है उसके लिए किस तरह से काम करना है उनको आगे प्रोत्साहन देने के लिए भी सरकार ने कुछ धनराशि आवंटित की है, जिसमें 50% धनराशि आवंटित हो चुकी है। ठीक है सर, मैं लौटती हूँ। प्रतिमा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतिमा जी, क्या वाकई सरकार इतनी गंभीर है जितनी बताया जा रहा है, जितना दिखाया जा रहा है? देखिए बिल्कुल, और आपने बिल्कुल सही बात कही। अगर सरकार इतनी ही गंभीर होती तो इस बार आपने देखा कि फरवरी से अब तक 15 फरवरी से, क्योंकि आपने देखा ये जो वनाग्नि का जो इंसिडेंट है वो शुरू हो जाते हैं, वो सीजन है वो शुरू हो जाता है, और आज जो है अप्रैल है, मिड है, और उसके बावजूद 200 से ज्यादा की जो ये घटनाएं हैं वो सामने आ चुकी हैं। तो अगर सरकार इतनी ही गंभीर होती, इतनी ही इनकी मॉक ड्रिल चल रही होती, इतना ही अगर इन्होंने ट्रेनिंग कैंप्स लगा दिए होते और इतने ही अगर साज सज्जा और सुविधाएं उपलब्ध करा दी होती तो मुझे लगता है ये घटनाओं का जो नंबर है ये बहुत कम होता। आपने अभी देखा सतगढ़ जो है पिथौरागढ़ के पास जो सतगढ़ के जंगल है वहाँ पे कितनी भयावह आग लगी, और उससे पहले महेश्वर के घाटों में जो जंगल है घाटी में उनमें कितनी भयानक आग थी, आप सबके समक्ष है, वो किसी को छुपा नहीं है। और इस तरीके की बड़ी बड़ी बातें करने से मुझे लगता है कि सच्चाई से आप आंखें नहीं मूंद सकते और सच जानना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार का जो ये इस तरीके का ढीला ढाला रवैया है, इस पे चिंता व्यक्त करने का कार्य किया था। मैं 16 मई 2024 की बात कर रही हूँ, जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की उदासीनता पे सवाल खड़े किए थे और सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि आपके पास प्लान आप बना लेते हैं, आप सब कुछ कर लेते हैं, प्लान को आप अपने अंतिम प्रारूप भी दे देते हैं, लेकिन उसके क्रियान्वयन के लिए आप जो है अभी भी का जो क्रियान्वयन है वो जो है धरातल पर नहीं कर पाते हैं। यही वजह है कि हजारों हेक्टेयर के करीब जो जंगल है, हमारा जो वन, हमारी संपत्ति है, उसको नुकसान पहुंचता है, और करोड़ों रुपए का जो नुकसान है वो इस प्रदेश के राजस्व को होता है। और इस तरीके से ये बात कांग्रेस पार्टी या विपक्ष नहीं कह रहा, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने तब कही जब जो फायर सीजन था वो ऑलमोस्ट खत्म की कगार पे था, क्योंकि जून से आपको पता है मॉनसून शुरू जो है हो जाता है। तो उसके बावजूद आज दोबारा मतलब सुप्रीम कोर्ट की इतनी सख्त तलखी के बावजूद भी आपने इस तरीके के कोई कदम नहीं उठाए, और ये डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं। मैं एक छोटी सी आपको जो है जानकारी देना चाहती हूँ कि जिस तरीके से एक हमारा अग्निशमन परियोजना है 2023-2028, जिसके तहत जो है अग्नि को, जंगलों की अग्नि को रोकने के लिए जो उपकरण है, जो सारी सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड करी जाती हैं, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। ये हमारी अग्निशमन परियोजना 2023 और 28 केंद्र में अभी भी लंबित है जी। केंद्र ने इसको स्वीकृति प्रदान नहीं किया। स्वीकृति क्यों, अगर वो प्रदान करते तो ऑफकोर्स उनको फाइनेंस भी देना पड़ता सरकार को, राज्य सरकार को जो है पेमेंट की किस्त भी देनी पड़ती, क्योंकि अभी ये जो सीजन चल रहा है वो बिल्कुल वनाग्नि का है। लेकिन उसके बावजूद आप डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की बात करते हैं। मैं जेपी मेहतानी जी का रुख करूं उससे पहले एक बार फिर से राजेश जी आपका ही रुख कर रही हूँ। डबल इंजन की सरकार के फायदे तो गिनाए जाते हैं, लेकिन क्या जनता को उसका फायदा मिलता है, जिस बात का जिक्र अभी कर रही हैं प्रतिमा जी? नेहा जी, देखिए, किसी भी विषय पे तर्क होना चाहिए, वितर्क होना चाहिए, कुतर्क नहीं होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की यही सबसे ज्यादा परेशानी है कि वो जिस तरह से देश के अंदर अपने प्रति लोगों का भाव देख रहे हैं, वो जिस प्रकार से देश के अंदर अपने प्रति वो समर्थन देख रहे हैं, और लोग जो उनको उनकी विफलताओं की वजह से जानते हैं, जो आज उन सरकारों पे
सवाल उठाने का काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपने शासनकाल में देश और प्रदेश को लूटने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया है। और जब किसी विषय पे बात होती है तो वो इतने पुराने आंकड़े लेकर आते हैं, और उन आंकड़ों का आज की देश की जो वनाग्नि की बात है, कोई भी अखबार आप उठा के देख लीजिए, किसी भी अखबार पे आप पढ़िए, हर अखबार एक ही बात बोल रहा है कि इस वर्ष जो वनाग्नि का पीक टाइम होता है उस समय पे 50% से कम अगर वनाग्नि की रिपोर्ट आई है तो वो उत्तराखंड के अंदर आई है। उस पे अगर आप सही जानकारी नहीं दे सकते, कम से कम गलत जानकारी तो नेशनल टीवी से मत प्रसारित कीजिए। क्या संदेश जाता है इससे देश के अंदर, आपको समझ होनी चाहिए उस बात की। तो जितना मैं समझ पा रहा हूँ, जितना मैं पढ़ पा रहा हूँ, उसमें मुझे एक ही बात समझ आ रही है कि बीते वर्ष के मुकाबले सरकार के द्वारा जो अथक प्रयास किए गए, जो समय समय पे इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर धामी जी सतर्क होते हुए, चाहे चारधाम की यात्रा की बात हो, इस समय की बात हो, आपदाओं को देखते हुए हो, हर समय वो 3-4 महीने पहले से ही तैयारी करते हैं। उस चीज पे अप्रिशिएशन देने के बजाय अगर आप कुतर्क दे के झूठ परोसेंगे तो इससे संदेश प्रदेश का गलत जाता है। प्रतिभा जी जल्दी से 10 सेकंड में बोलिए, फिर मैं मैथानी जी का रुख करती हूँ। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के समक्ष जब आंकड़े होते हैं तो वो बौखला जाते हैं और उसे कुतर्क का नाम देते हैं। मैं कोई कुतर्क नहीं कर रही हूँ, आप थोड़ा अपनी जबान को संभाल के बात करिए। मैं आपको वो आंकड़ा दे रही हूँ, आप जवाब क्यों नहीं देते हैं कि जो अग्निशमन परियोजना 2023 और 28 है उसका क्या हुआ? क्या आपको केंद्र सरकार से उसको जो है आपने स्वीकृत कराया? क्या वो अभी तक स्वीकृत हुई है, जिसके तहत जो है आपको पैसा मिलना था और जो आगे की रणनीति तय होनी थी वो तय हुई? ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कुतर्क अगर आप कह रहे हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट का अपमान करने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ये कुतर्क जो है वो सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने करने का कार्य किया है कि आपके सामने कुतर्क किया, भारतीय जनता पार्टी की जो विफलताएं हैं उनको उनके सामने रखने का कार्य किया है। और एक बात आपको बता दूं कि मैंने ये नहीं कहा कि कब हुई या नहीं हुई, मैंने कहा 198 200 के करीब घटनाएं अब तक 15 फरवरी से लेकर अब तक की 23 मार्च तक का डेटा मेरे पास है। उसके बाद भी इसमें कितने नंबर बड़े होंगे, तो ये आप डेटा पे बात किया करिए। मुझे लगता है शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए। मैं राजेश जी आती हूँ, आपका रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले मैथानी जी वाकई के सरकार उन समस्याओं पर काम कर रही है जो वाकई एक जटिल समस्या है। और न सिर्फ आज से, देखिए तमाम सरकारें आई, तमाम सरकारें गई, लेकिन समस्या अभी जस की तस बनी हुई है। जो आज सवाल उठा रहे हैं दरअसल सरकारें उनकी भी रही है, लेकिन क्या इस समस्या का समाधान उस वक्त हुआ था या आज हो रहा है, या उन समस्याओं पे काम हो रहा है जो वाकई जड़ों में बैठी हैं और जो जटिल समस्याएं बन चुकी है इस वक्त उत्तराखंड की आग को लेकर? नेहा जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। अपनी बात रखने के लिए, देश की आजादी को 78 वर्ष हो गए और 75 साल से संविधान लागू है। 1930 में अंग्रेजों ने सबसे पहले जंगलों के लिए एक व्यवस्था बनाई थी जिसको बोलते हैं वन पंचायत। 1930 से लेकर 1950 के बाद अब सिर्फ वन पंचायतों के हकूक, वन पंचायतों के सिस्टम को कमजोर किया गया। उसमें वन विभाग को शामिल करके उन्होंने धीरे धीरे ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट और इन आदि के तहत क्या किया कि वन पंचायतों की स्वतंत्रता छीन ली। और बाद में कालांतर में सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो चाहे भाजपा की रही हो, इन्होंने उस वन पंचायत नाम के इंस्टीट्यूशन को, जो सबसे पुराना संस्थान था जंगल बचाने का लोक सम्मत जो प्रयोग था, उसको इन्होंने कमजोर किया नई वन नीतियों के तहत और फॉरेस्ट एक्ट के तहत। अभी मैंने दोनों प्रवक्ताओं की बात को सुना, अब हम अपने प्रदेश पर फोकस करते हैं। तो पिछले जब से हमारा राज्य बना है लगभग 9 नवंबर 2000 से, तो 25 वर्ष तो हमको हो ही चुके हैं। अब हम ये नहीं बोल सकते कि यह एक युवा प्रदेश है, और इन 25 वर्षों में इनके पास वनों को बचाने के लिए एक सिंगल मॉडल है जिसको शीतला किट मॉडल कहते हैं। वो मॉडल एक शिक्षक ने 25-30 हजार रुपए में डेवलप किया, और आज उत्तराखंड साइंस एजुकेशन रिसर्च सेंटर, यूकॉस, मुख्यमंत्री के सलाहकार, वन विभाग के हॉप या पीसीसीएफ उस मॉडल को देखने जा रहे हैं जो एक गुरुजी ने, एक मास्टर ने शीतला खेत में खड़ा किया। तो क्या हमारा प्रदेश का वन विभाग, पॉल्यूशन कंट्रोल विभाग, प्लानिंग वाला विभाग, राजस्व विभाग शीतला खेत के अलावा कोई मॉडल खड़ा नहीं कर पाए पिछले 25 वर्षों में? ये इस प्रदेश की दुर्गति को दर्शाता है। पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम फॉरेस्ट से देखें तो अभी पिछले हफ्ते अलकनंदा फॉरेस्ट रेंज, नंदाकिनी फॉरेस्ट रेंज, मैं जनपद चमोली की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं वहाँ का निवासी हूँ,
इनमें लासी मजोठी के ऊपर और बिरई के ऊपर जंगलों में आग लगी थी। थर्ड डे ये आग बुझी सिर्फ और सिर्फ वर्षा की वजह से। बारिश हर बार वन विभाग को बचाती है, करप्ट सिस्टम को बचाती है, और वन विभाग का करप्ट होना उसके मुखिया का करप्ट होना है, क्योंकि वन मंत्री की कभी भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने पिछले 1.5-2 वर्षों में फॉरेस्ट फायर पर फोकस्ड नहीं देखी। जबकि आप देखेंगे सांकेतिक रूप से लास्ट ईयर माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने रुद्रप्रयाग में रैक चलाकर फॉरेस्ट फायर लाइन कंट्रोल के सिस्टम को इवॉल्व करने के लिए एक संकेत दिया था। उससे पहले हरक सिंह राव झटकों से आग बुझा रहे थे, महेंद्र भट्ट जी वो झटकों से आग बुझा रहे थे, जो हरी पत्तियों के झटके जिसको बनाते हैं। ये जो नया जो ये तरीका इजाद किया है फॉरेस्ट फायर उत्तराखंड मोबाइल एप्लीकेशन से इस पर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। मैडम मोबाइल एप्लीकेशन से आप कंट्रोल कैसे होगी? सिर्फ सूचना प्रसारित होगी। सैटेलाइट से आप मॉनिटरिंग करेंगे, लेकिन उन जगहों तक पहुंचने के लिए आम जनमानस, वन विभाग के कर्मचारियों के पास उपकरण क्या है? उपकरण क्या, ये बड़ी समस्या है राजेश जी। उपकरण क्या है, इस पे क्या काम किया सरकार ने? मैं थाने जी आ रही हूँ, बस अब एक सवाल ले लेते हैं इनसे। पेड़ उग गए, वो फायर लाइन कभी साफ ही नहीं हुई। अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद अब कह रहे हैं फायर लाइन काटेंगे। जवाब दीजिए राजेश जी। देखिए मैखुरी साहब ने जो सारी बातें बोली हैं, एक पर्यावरणविद होने के नाते, विद्वान व्यक्ति होने के नाते और प्रदेश की अच्छी समझ होने के नाते उन्होंने बिल्कुल सही लाइन पे बात करी। और सरकार इन सब चीजों पे मंथन करते हुए, जैसे मैंने आपको बताया, अरे सर मंथन तो हर बार होता है, काम कब होगा? काम की बात मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ बताइए सर। मैंने आपको जैसे अभी बताया कि सरकार हर एक साल नई चीजों को देखते हुए अनुभव लेती है, और जिस प्रकार से मैंने बताया वन विभाग के द्वारा समय समय पे इस वर्ष से मॉक ड्रिल जो किया जा रहा है, जो आपने अपने आप अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, जिससे घटना की सूचना अगर किसी तरीके से जो पहले जिन कारणों से नहीं पहुंच पाती थी, संचार के माध्यम कम होते थे, संचार के नए माध्यम का इजाद करके सूचना सही जगह तक पहुंचाने का कोशिश सरकार का है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन मैथानी जी कह रहे हैं सूचना मिल भी जाती है तो उपकरण नहीं होते हैं, उपकरण नहीं होते। उपकरण की बात मैं आपको बता रहा हूँ। उपकरण के लिए मैंने आपको बताया, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत सरकार की रिपोर्ट लेने के बाद अत्याधुनिक जो उपकरण है वो हमारे प्रदेश को मिलने वाला, और सिर्फ हमारे प्रदेश को नहीं, हमारे जैसे पर्वतीय राज्य देश के अंदर अन्य है, उन 19 राज्यों को सभी के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट लेके उन सबको अत्याधुनिक जो उपकरण है वो मिलने वाले हैं, और ये बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। कब तक मिलेंगे सर? देखिए इसकी तारीख कोई मैं यहाँ पे निर्धारित नहीं करता हूँ। इसकी तारीख जो केंद्र सरकार के द्वारा अगर पहली बार राज्यों से ये चीज मांगकर उनको आश्वस्त किया है कि आपकी रिपोर्ट के अनुसार आप अत्याधुनिक जो उपकरण वो मिलने वाले हैं, तो वो जरूर मिलेंगे। ऐसा तो है नहीं कि मैं यहाँ की आपको बोल दूं ये एक हफ्ते में आ जाएगा। नहीं, मामले सामने आ रहे हैं ना सर वनाग्नि के, और जब ये उपकरण आपके हाथ में आएंगे आपने प्रदेश सरकार के जो प्रयास है जिससे 50% इन 2 महीनों के अंदर अगर वनाग्नि की रिपोर्ट कम आई है, तो उस पे आप सरकार को अप्रिशिएट करने के बजाय, गर्मी भी तो शुरू हुई है, करने के बजाय गर्मी भी तो शुरू हुई है। हाँ देखिए मेरी एक बात सुनिए, फरवरी से लेके अप्रैल तक जो बीते वर्षों में जो आंकड़े रहे, अगर वो इस समय सुधार आया उन आंकड़ों में, तो उसमें आप सरकार के प्रयासों को नजरअंदाज थोड़ी कर सकते हैं या बोल सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी बात हम बोल देंगे तो वैसे ही हो जा रही होगी। ऐसा तो नहीं, और बारिश भी कोई ऐसा नहीं। प्रतिमा जी कुछ कह रही हैं, बताइए। देखिए मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की एक आदत बड़ी खराब है, हर चीज में श्रेय लेना जानते हैं। अरे भाई आप थोड़ा, इसीलिए मैं कहूंगी तो बुरा मान जाते हैं, थोड़ा तो कर लिया करिए। इस बार फरवरी से लेकर अब तक जो टेम्परेचर है वो पिछले कई 2-3 सालों के मुकाबले कम रहा है, नहीं बढ़ा है। यही वजह है, ये मैं नहीं है, इन्वायरमेंटलिस्ट भी कह रहे हैं कि यही वजह है कि जो घटनाएं हैं वो कम हुई है। मुझे लगता है 200 से ज्यादा की घटनाएं अगर आपको कम नजर आ रही हैं तो फिर सरकार कितनी गंभीर है। लेकिन एक बात तो ये भी है ना प्रतिमा जी, जब हम उंगली उठाते हैं किसी पे तो 4 उंगलियां हमारी तरफ उठती है। सरकार तो आपकी भी रही, आपने क्या किया था? बिल्कुल, मैं कभी भी हवा में बातें नहीं करती हूँ। जब हमारी सरकार थी तो उस टन के आंकड़े उठाकर देख लीजिए, और जब से भारतीय जनता पार्टी की बात आंकड़ों की नहीं होती ना, आंकड़े तो ऊपर नीचे होते हैं। सवाल ये है ना कि ठोस रणनीति क्या थी उस वक्त?
क्या आप लोगों ने ऐसा किया था? अगर आप लोग उस वक्त बेहतर रणनीति के साथ काम करते या कुछ ऐसे कदम उठाते जिससे कि वनाग्नि की घटनाओं को रोक दिया जाता तो आज हालात कुछ अलग होते। इसमें तो सभी सरकारों की भूमिका रहती है ना। कोशिश करिए, नहीं नेहा जी मुझे 10 सेकंड दीजिए। देखिए, जो अग्निरोधी सूट होते हैं, अभी इन्होंने मंथन की बात करी, मुख्यमंत्री जी ने 2 महीने 2.5 महीने पहले मंथन किया, चिंतन किया, मीटिंग बुलाई कि अधिकारियों के साथ कि जो है हमें ये अपनाना है काम, और जो हमारे वन जो है गार्ड होते हैं उनको अग्निरोधी सूट जो है हमें उपलब्ध कराने हैं। अब आज आपकी 19 अप्रैल हो चुकी है, 200 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन अग्निरोधी जो सूट हैं ये अब तक हमारे जो फॉरेस्ट गार्ड्स हैं, जो हमारे आग को बुझाने का कार्य करते हैं, उन तक नहीं पहुंचा है। तो ये सरकार की फेलियर है। एक व्यक्ति, एक वो कर्मचारी जो अपनी जान पे खेलकर इस प्रदेश की जो वन संपत्ति है उसको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है, अगर हम उसको इक्विपमेंट उपलब्ध नहीं करा पाएंगे, उत्तराखंड बने हुए तकरीबन 25 साल होने को है। सरकार का मंथन ये 25 साल होने को है और मैम यही कहा गया था कि उत्तराखंड का विकास होगा, उत्तराखंड के लिए वो योजनाएं बनेगी जो वाकई उनको जरूरत है, जो वहाँ के लोगों के भले के लिए है। लेकिन कहाँ बन रही है? सत्ता पे तो सभी पार्टियां रही ना मैम। यहाँ पे तो 5 साल बनाम 5 साल का खेल रहा, यहाँ पे तो 5 साल बनाम 5 साल का खेल रहा है मैम। नेहा जी नहीं, नेहा जी पिछले 8 सालों में भाजपा के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, मुझे बता दें कि पिछले 8 सालों में कितने स्कूल खोले, पिछले 8 सालों में कितने IT पार्क की स्थापना करने का कार्य किया, कितनी यूनिवर्सिटी बनाई, कितने कॉलेजेस बनाए, कितने बच्चों को, कितने युवाओं को रोजगार देने का कार्य किया। मुझे तो ये बता दीजिए कि आपने क्या किया। आप नहीं मुझे नहीं बात करनी उन तमाम चीजों पर। प्रतिमा जी मुझे ये बता दीजिए, नहीं यहाँ पे देखिए हम दूसरों पे किसी पे उंगली उठाने के लिए नहीं बैठे, हम तो उस समस्या के लिए बैठे हैं जिससे कि जनता को 2-4 होना पड़ता है। नहीं, जब सरकार अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पाएगी जो जनता के प्रति उसके हैं, तो विपक्ष का ये कर्तव्य बनता है कि हम सरकार को याद दिलाएं कि आपको जनता ने क्यों चुना है। हम हर बात के सवाल पूछेंगे, हमने क्या किया, हमने इस देश प्रदेश के लिए वो किया जो आपके समक्ष है। ये बता दे कितने किलोमीटर सड़कें बनाई, कितने IT बना दी। राजेश जी जवाब दी, 10 सेकंड है, सिर्फ 10 सेकंड है राजेश जी, ठीक है। देखिए जिस तरह से ये यहाँ पे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को डिबेट से 15 मिनट खोल के जितना ज्ञान या जिस करके बांटने का काम करिए, अपने समय पे बोलिए आप मैडम, ये आदत ठीक कीजिए अपनी। आप डिक्टेटर नहीं है, अपने समय पे बोलिए आप डिक्टेटर नहीं है, आप अपने समय पे बात कीजिए। आपकी बकवास सुन रहा हूँ मैं 1 घंटे से, आपकी बकवास सुन रहा हूँ मैं। आप अपने समय पे बोलिए, आप अपने समय पे बोलिए, आप अपने समय पे बोलिए, झूठ मत परोसिए। देश के दामाद को मत बचाइए। आप लोग जो आप अपने जो पार्टी के दामाद को बचा रहे हैं ना, देश देख रहा है, सरकार फाड़ के फेंक रही है आपको पता। सुन लेती है ना, फिर मैं आती हूँ प्रतिमा जी। नेहा जी मैं डिबेट में जब भी बैठता हूँ मैं बड़े अनुशासन के साथ बैठता हूँ। और ये पार्टी के लोग ऐसे हैं, झूठ परोसेंगे, झूठ बोलेंगे, अपने इस राष्ट्रीय दामाद को बचाएंगे, अपने राष्ट्रीय प्रिंस को बचाएंगे और यहाँ के झूठ परोसेंगे। ये मैदान में आके पहाड़ की बात कर रहे हैं, ये यहाँ आके मैदान में बैठ के पहाड़ की बात कर रहे हैं। कौन से पहाड़ में बैठे हैं? ये मैदान में बैठ के पहाड़ की बात कर रहे हैं, AC कमरों में बैठ के पहाड़ की बात कर रहे हैं। कहाँ का दर्द है इन्हें पहाड़ का? कभी इन्होंने पहाड़ के ऊपर चढ़ के देखा है? पहाड़ जाकर देखा है? जहाँ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान बांट रही है, इनके ज्ञान के लिए सुनने के लिए नहीं बैठे। चलिए वक्त की कमी है मेरे पास, माफ कीजिएगा और वक्त नहीं दे पाऊंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।